सो हेलो क्लास 10th, मैं संतोष साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बेटा जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? आपके बायो का सबसे पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन समझी कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हमने समझा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, बैक एक्सरसाइजेस जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्टिविटीज देखी, सारी 2-3-4 वीडियो में हमने पूरा चैप्टर खत्म किया। अब ये हमारा बायो का पहला चैप्टर है। ये हमारा बायो का पहला चैप्टर है। इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो पहली चीज बेटा कि लाइफ प्रोसेस होता ही क्या है। सबसे पहला वर्ड ही ये था कि लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस ही क्या है, ये वर्ड ही क्या है। तो सिंपल से अगर समझोगे तो लाइफ प्रोसेस कई सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एक बॉडी को मेंटेन रखते हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो लाइफ प्रोसेस सिंपल सा यही है, द प्रोसेस विच मेंटेन्स बॉडी फंक्शन। वो प्रोसेसेस जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं और किसी भी पर्सन के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। या फिर वो सारे प्रोसेसेस जो साथ में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं और उसके डे टू डे टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब कई टाइप के लाइफ प्रोसेस है। हमें जो मेनली पढ़ने हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ही हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। खाना वाना खा रहे हो ना, क्यों खा रहे, क्यों ले रहे हैं न्यूट्रिशन, अब उन्हीं को समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है कि न्यूट्रिशन क्या है, ये वाला क्या है ये चीज। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम फूड से क्या ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रिएंट्स, कि भाई न्यूट्रिशन तो समझ आ गया कि फूड में से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, बट ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स है क्या भला। तो आपने नाम सुने होंगे छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीजें। तो यही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी क्या है बेटा, मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, यही हमारे मिनरल्स, और ये हमें फूड से मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन समझ आया, न्यूट्रिएंट समझ आया। आगे अब मेनली दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, मेनली दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक होता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है उनको समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वर्ड आ रहा है ऑटो। क्या आ रहा है? वर्ड ऑटो। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, खुद, और ट्रॉफ का मतलब होता है फीड। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो सम ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस CO2, H2O, इन सब के हेल्प से, तो दे कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। और जो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो यूज करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और किसी भी फूड चेन में जो सबसे पहले होता है, मतलब सबसे पहले सनलाइट, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाया, तो सबसे पहला पर्सन जो है वो कौन है, वो प्लांट है, वो ऑटोट्रॉफ है। तो फर्स्ट पर्सन ये होता है। इसके एग्जांपल प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफ। वही हेट्रोट्रॉफ्स की बात करूं तो बेटा ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन, मैं या तो क्या खाऊंगा, कोई पेड़ पौधा, या फिर मैं एक ऐसा जानवर खाऊंगा जो कि पेड़ पौधा खाता है। तो डायरेक्टली डिपेंड और इनडायरेक्टली डिपेंड। तो हम ऐसे हैं
हेट्रोट्रॉप्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंड करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक। और हमें क्या कहा जाता है, क्योंकि हम किसी और पे डिपेंड है, किसी और को कंज्यूम करते हैं, तो हमें कहा जाता है कंज्यूमर्स। क्या कहा जाता है बेटा? कंज्यूमर्स। और हम हमेशा किसके बाद आते हैं? प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं ट्रॉफिक लेवल। इसके एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें, फंगी वंगी। क्लियर है बेटा? ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्लियर है। अब ऑटोट्रॉप्स मैंने बता दिया कि करते हैं, खुद फूड बनाते हैं, बट कैसे? छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। छोटी क्लासेस का था। अब समझो कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में बेसिकली बेटा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, या जो मतलब सिंपल है फॉर्म में, सिंपल इनऑर्गेनिक है, H2O, CO2, ये ऐसी चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है फूड मटेरियल, जैसे C6H12O6 इनमें कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बड़े फॉर्म में कन्वर्ट किया, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के। अब समझना होता क्या है। कोई प्लांट है बेटा, कोई प्लांट है, समझना कैसे बनता है। ये एक प्लांट है, ये क्या है बेटा? प्लांट है। इस प्लांट के लीफ पे एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि अपने आसपास से क्या ले रहे होते हैं बेटा? CO2 ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से नीचे से इनकी रूट क्या ले रही होती है बेटा? H2O। तो और यहां से आ रहा था सनलाइट, तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, तो क्या बन जाता है? देखो, सबसे पहले CO2 ले लिया गया, फिर H2O ले लिया गया, और सनलाइट को हमारा कैप्चर कर लिया क्लोरोफिल ने बेटा। किसने कर लिया कैप्चर? क्लोरोफिल ने। तो क्या बन गया? C6H12O6 प्लस क्या रिलीज कर दिया इसने? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो देख रही है ऑक्सीजन ले रही है। तो ये एक रिएक्शन होती है बेटा किसकी? फोटोसिंथेसिस की। याद रखनी है आपको, क्लियर रहेगा? पहले CO2H2O था, बाद में कन्वर्ट हो गया C6H12O6 बन गया। ये चीज याद रखना। अब आगे बढ़ते कि फोटोसिंथेसिस होते वक्त हुए क्या क्या चीजें, उनको समझा। सबसे पहली चीज तो क्या हुई कि जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल ने ही क्या की? लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को कैप्चर किया। किसने? क्लोरोफिल ने। और दूसरी चीज क्या हुई? हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में आ रही थी? लाइट एनर्जी की फॉर्म में आ रही थी, बट बाद में फोटोसिंथेसिस के वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी, C6H12O6 उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और वाटर मॉलिक्यूल टूट गया हमारे इसमें H में और O में। क्लियर है? ये दूसरी चीज है। तीसरा, पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, जो कि बाद में कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बन गया, रिड्यूस होकर। क्लियर रहेगी ये बात? ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लियर रहेगा ये बात? अब आगे बढ़ते बेटा। आगे है एक वर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सा से समझो कि होता क्या। आपने क्लोरोफिल पढ़ा। क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ही, लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऑर्गेनल्स टाइप से बने होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनल्स बने होते हैं। इन ऑर्गेनल्स के अंदर ही क्या भरा होता है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोप्लास्ट स्मॉल ऑर्गेनल्स या फिर कंपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल भरा होता है, जो कि हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट बने होते हैं बेटा, देखो। क्लियर है? तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, हेट्रोट्रॉप्स पढ़ा, बट हेट्रोट्रॉप्स के भी और पार्ट होते हैं बेटा। हेट्रोट्रॉप्स के भी और पार्ट होते हैं, तो उन पार्ट्स को समझते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है बेटा
होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हेटेरोट्रॉफ का एक पार्ट है जिसमें क्या ऑर्गेनिज्म पहले किसी चीज का इनटेक इंजेस्ट करते हैं, पहले खाते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो यही चीज लिखी है, दिस इज द काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स इनटेक सॉलिड फूड, अ मेथड दैट इज आल्सो कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। इंजेस्ट करते हैं, देन फूड कंज्यूम्ड मे बी ईदर अनदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट। जो भी चीज खाई वो या तो प्लांट हो सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और फिर क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर उन्हें डाइजेस्ट किया जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स, ओमनीवोरस बोथ। क्लियर? फिर आता है बेटा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? ये अपना बेटा फूड डेड या डीकेइंग मैटर से लेते हैं। किससे लेते हैं? डेड या फिर डीकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा मशरूम, वल्चर्स, हाइना, जो गिद्ध वगैरह होते हैं, ये सारे, तो वो सेप्रोफाइटिक में आता है। एंड लास्ट आता है बेटा इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको फूड बनाने में कोई हेल्प नहीं करते, बट उसी से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई सारे बैनियन ट्री पे कैस्कटा होती है, अमरबेल। क्या वो बैनियन ट्री को हेल्प कर रहे हैं कोई फूड प्रिपेयर करने में? बट वो उसका फूड ले रहा है, तो एक पैरासाइट। आपने देखा होगा पहले हमें स्कूल्स में हर 6 महीने पे एक टैबलेट दी जाती थी, एल्बेंडाजोल करके आती थी। वो टैबलेट क्या करती है? जो हमारे पेट के कीड़े, अब वो कीड़े हमारे फूड में तो कोई हेल्प नहीं कर रहे, बट हमारा फूड खाए जा रहे हैं, तो हम मैल न्यूट्रिशियस होते जा रहे हैं। क्लियर? तो वो क्या एक तरीके का पैरासाइट है। क्लियर रहेगी बात? हमारे अंदर रह रहे हैं। अच्छा, ये जो पैरासाइट जिसकी बॉडी पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैस्कटा या जो अमरबेल है, वो बैनियन ट्री के ऊपर रह रहा है, या जो ल्यूकवर्म, हमारे अंदर जो भी वर्म है, टेपवर्म, ल्यूकवर्म, कोई से भी, हुकवर्म, ये हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। तो ये हम इनके लिए क्या हुए? होस्ट। क्या हुए बेटा? इनके लिए एक वर्ड यूज होता है होस्ट, जिनकी बॉडी पे ये रहते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल आ जाएंगे, टेपवर्म, लीच वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये याद रखना। क्लियर है? तीनों पार्ट आई होप आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते बेटा। अब बात आती है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। मेनली जो हमें पढ़ना है वो हमारे अंदर ही तो क्या है न्यूट्रिशन, उसको ही तो समझना है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? इंजेस्ट। क्या करते हैं? इंजेस्ट। तो सबसे पहला ही स्टेप हो गया इंजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग द फूड बाय ईटिंग इट। ईट करते हैं, फिर माउथ में उसे सब्जेक्ट कट करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, टीयर करते हैं। ठीक है? डाइजेशन यहां होता है। स्लाइवरा, जो हमारी स्लाइवरी जूस होता है, सलाइवा आता है ना मुंह में, उसके साथ मिक्स हो जाता है और हम क्या कर लेते हैं? फूड को स्वॉलो, निगल लेते हैं। फिर आगे स्टार्ट होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? जो भी फूड हमने खाया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में इंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ताकि टूट जाए, ताकि उसका डाइजेशन इजी हो सके। ठीक है? ओरल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते रहते हैं। फिर जब न्यूट्रिएंट्स टूट के आ गए, अब उन्हें क्या करना है? ब्लड में डिसॉल्व करना है, एब्जॉर्ब करना है। फिर प्रोसेस आता है बेटा एब्जॉर्प्शन का। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेज वेयर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन से क्या लिया जाता है? न्यूट्रिएंट्स ले लिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे बॉडीज के टिश्यू में। ठीक है? यही सबसे मेन प्रोसेस है जहां पे फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एब्जॉर्प्शन। अब लास्ट में इतना सब करने के बाद कुछ वेस्ट भी रह जाता है, तो वो हम एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है उसे निकाल देते हैं, यूरिन की फॉर्म में, पूप की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। क्लियर? उसको और बेटर तरीके से समझते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास पार्ट है, जैसे सबसे पहले माउथ आ जाता है, ईसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, क्लोन आ जाता है, रेक्टम आ जाता है, एनस आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, कैकम आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ सकता है, लिवर होता है। तो ये सारी चीजें आपको इतनी सी ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? ये बनाना आपको आना चाहिए। अब फूड कैसे कैसे कहां कहां जाता है और क्या क्या होता है उसको एक लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले डाइजेशन में क्या होता है उसको समझना।
कि द डाइजेशन ऑफ फूड कमेंसेस इन द माउथ इटसेल्फ। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है कहां पे? माउथ में। कैसे? टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, मैस्टिकेट एंड ग्राइंड। सबसे पहले इनका होता है फिजिकल डाइजेशन, यानी उनको फिजिकली छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, जो भी फूड खाया, मैस्टिकेट, ग्राइंड, जो भी बोल लो आप, वो किया जाता है। उसके बाद हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है बेटा स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा? हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि प्रोड्यूस करता है सलाइवा, एक वाटरी सब्सटेंस, एक वाटरी लिक्विड। उस सलाइवा, जो स्लाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा प्रोड्यूस किया माउथ में, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं स्लाइवरी एमिलेज। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी एमिलेज। और ये क्या करता है? जो भी स्टार्च, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हम खाते हैं, उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। स्लाइवरी एमिलेज स्लाइवरी ग्लैंड से निकला है। ठीक है। हमारी टंग क्या करती है? ये सलाइवा से मिक्स करती है फूड को, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और स्वॉलो करने में इजी हो। ठीक है। और फिर फूड आगे चले जाता है, फिर फूड आगे चले जाता है। अब आगे जाने पे क्या होगा? आगे जाने पे फूड आता है हमारी फूड पाइप में, जैसे ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईसोफेगस। अब द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज स्वॉलोड अप by the tongue and goes down the food pipe called esophagus। esophagus में आ गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड आया है वो मेरी विक्चुअल पाइप में, या जो हमारी फूड पाइप है उसमें आया। अब फूड पाइप क्या करना स्टार्ट करती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, एक्सपैंड, फैलना, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, एक्सपैंड, फैलना। क्यों करती है? ताकि फूड आगे पुश होते रहे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, एक्सपेंशन, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, एक्सपेंशन, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ ईसोफेगस और अ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्यों होता है वो भी समझ आया, क्या होता है वो भी समझ आया। क्लियर है? क्योंकि ये पुश करता है फूड को आगे जाने के लिए। अब पुश होके फूड कहां आ गया बेटा हमारा? अब फूड आ गया हमारा स्टमक में। अब फूड आ गया हमारा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है उसको समझना। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक क्या है बेटा? एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट है। और जो हमारी स्टमक की वॉल होती है वो भी अलग अलग टाइप के गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइप के जूस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर किसी का काम अलग अलग होता है। क्या काम होता है उसको समझिए। अब इस गैस्ट्रिक जूस में मेनली 3 सब्सटेंस होते हैं, 3 सब्सटेंस। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, तीनों के अपने अपने काम है, समझना। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड को एसिडिक बना देता है। क्या करता है? फूड को, जो भी हमने फूड खाया वो फूड आ गया। अब जैसे ही वो स्टमक में आया तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, जो कि फूड को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक बनाने से क्या हुआ? जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट हुआ, और पेप्सिन ने एक्टिवेट होकर क्या किया? उसने प्रोटीन का डाइजेशन किया। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन। क्लियर है? दोनों काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, प्रोटीन का। बट म्यूकस का काम क्या? अब अगर हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई ये तो हमारे खुद के लिए भी खतरे की बात है, क्योंकि HCl से तो हमारे स्टमक खुद भी हार्म हो सकते हैं, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग। तो ये म्यूकस का यही काम है, ये हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। यही बात लिखी है यहाँ। द हाइड्रोक्लोरिक क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से होता है। और म्यूकस हेल्प करता है प्रोटेक्ट टू स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पे फूड थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, शुरुआत हुई थी माउथ से डाइजेस्ट होने की, अब स्टमक में थोड़ा डाइजेस्ट हो गया। अब यहां से डाइजेस्ट होने के बाद फूड आगे चले जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चले गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ तो गया, बट स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से स्मॉल है, जबकि है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी लेंथ अराउंड 6.5 मीटर होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का
और ये बहुत स्लाइट होता है, अरेंज होता है, एक कुंडली टाइप से मार के बैठा हुआ है, उस टाइप से अरेंज होता है, कॉइल की फॉर्म में हमारी बेली में अरेंज्ड है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, मार्जिनली कहां हुआ, माउथ में, पार्शियली कहां हुआ, हमारा स्टमक में, बट कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे दो ग्लैंड होते हैं, दो ग्लैंड होते हैं, एक लिवर और एक पेनक्रियास, एक लिवर एक पेनक्रियास। लिवर जो है वो हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, ये एक येलो लिक्विड होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ठीक है, ये याद रहेगा कि लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस प्रोड्यूस करता है तो उसका कुछ काम भी होगा, तो क्या काम है, अगर आपको याद हो तो स्टमक में फूड एसिडिक हो गया था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एल्कलाइन किया जाएगा, यानी बेसिक किया जाएगा। कैसा किया जाएगा, बेसिक। अब क्यों किया जा रहा है बेसिक, क्योंकि यहां पे जो पेनक्रियाज है उससे भी क्या प्रोड्यूस होंगे, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, तो वो काम कर सके, इसीलिए फूड कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन। ठीक है, और बाइल जूस में ही होता है हमारा बाइल सॉल्ट, जो कि फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में शैटर कर देता है, ताकि उनका डाइजेशन इजी हो सके। ये दोनों पार्ट याद रहेंगे। अब अभी मैंने बताया कि पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, पेनक्रिएटिक एमिलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर होता है बेटा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर होता है बेटा लाइपेज, ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफाइड फैट ऐसा फैट जो कि वाटर के साथ इमिसिबल हो, मिक्स ना हो रहा, बट दोनों मिले हुए हैं, साथ में है बट मिक्स नहीं है। तो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है बेटा, लाइपेज करता है। बाइल सॉल्ट ने फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया था, बट उन्हें ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कौन कराएगा, लाइपेज कराएगा। क्लियर है। तो अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्ट, ये तो पेनक्रियाज ने और लिवर ने प्रोड्यूस किया, बट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उनके पास भी ग्लैंड है, और वो भी अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकालते हैं, इंटेस्टिनल जूस। क्या निकालते हैं बेटा, इंटेस्टिनल जूस। और यहां पे लास्ट में क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस की वजह से ही प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी जिस फॉर्म में हमें एब्जॉर्ब करना है सारी चीजें उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में अब स्टेज आता है क्या, एब्जॉर्प्शन का। सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई है, तो नेक्स्ट अब सारी चीजें कहां चले जाएंगी, हमारी चले जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब डाइजेस्टेड फूड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे प्रोजेक्शन बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विली। क्या कहा जाता है, विली। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे अभी मैंने इस चीज को यूं बनाया, बट यूं बनाया तो अब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया, यहां से भी एब्जॉर्ब, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन जो था, जो पहले धीरे होता, अब वो बहुत तेज एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये विली का काम होता है कि ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। क्लियर है। जो एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में वो तो ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी चीजें अब आगे चले जाएगी कहां पे, ब्लड में मिलने के लिए। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो किस में, एसिमिलेट हो जाएगा, एसिमिलेशन होगा उसका ब्लड के साथ, और धीरे धीरे पूरे सेल्स पे, पूरी बॉडी में वो क्या होता रहेगा, नए टिश्यूज बनाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाए। अब जहां तक डाइजेस्ट होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका, अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, वो जाएगा एजेशन के लिए। अब उसे बॉडी से बाहर निकालना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर मटेरियल है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी,
बट जो भी अब अनअब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द मटेरियल हमारी बॉडी से वाया एनस एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस था, इसे आपको लाइन बाय लाइन याद करना है। यहां तो कोई दिक्कत रहेगा बेटा? क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई रेस्पिरेशन। अभी न्यूट्रिशन समझ लिया, सेकेंड लाइफ प्रोसेस हमें समझना है रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन है क्या? सिंपल सा हमने पढ़ा हुआ है, ये ब्रीदिंग है कि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग है। असल में रेस्पिरेशन क्या है उसी को समझेंगे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग चीज है। इनहेल एंड एक्सेल ऑफ गैसेस ये क्या है, ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बेटा। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग है यूटिलाइज करते हैं अपना फूड ताकि उससे क्या ले सके, एनर्जी। कैसे? तो देखो बेटा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज C6H12O6। क्या प्रेजेंट है? C6H12O6। अब जब हमने इनहेल करी गैस तो उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने इस चीज से रिएक्ट किया और क्या कर दिया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यानी ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ये ऑक्सीजन की वजह से हुई। तो ये है एक पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कार्बोहाइड्रेट इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये एनर्जी कहां स्टोर होती है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइट्रोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर रहेगा ये? अब रेस्पिरेशन इतना सिंपल नहीं है, रेस्पिरेशन कई तरीके से हो जाता है। अब मेनली बात करें रेस्पिरेशन की तो दो पार्ट है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी जब रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। और क्या है? कॉन्टिन्यूअस होए जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है, ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इन्हें बोलते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने देखा था कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये एक टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कि क्या बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, बट रेस्पिरेशन तो होगा ना भाई, जरूरत तो है, बट प्रेजेंट नहीं है। कैसे होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज ही है बेटा, जब इसे रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के दे तो बनता है अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब बेटा एनर्जी तो यहां भी प्रोड्यूस हो रही है बट ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर? मेनली जो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है वो तीन तरीके से मिलती है, तीन पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है। अब साइटोप्लाज्म में ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर बन जाता है पायरुवेट। क्या बन जाता है? पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो बनेगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ये हमें कहां देखने को मिलता है? जो केक्स वगैरह बेक होते हैं यानी यीस्ट में, उनमें देखने को मिलता है। क्लियर रहेगी ये बात? वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये हमें लैक्टिक एसिड बनाता है,
एनर्जी बनाता है। ये कहां को देखने को मिलेगा? आपने देखा होगा बेटा, जो हमारे एथलीट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर जो जीतते हैं वो कहां के जीतते हैं? जो ब्लैक होते हैं, जो अफ्रीकन साइड, जमैका साइड। रीजन, उनकी पूरी ज्योग्राफी ऐसी है कि उनमें जो लैक्टिक एसिड, जो हमारे मसल्स दर्द आते हैं, क्रैम्प आता है, उनमें वो लैक्टिक एसिड बहुत बाद में बनता है, एशियंस में बहुत पहले बन जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमें ह्यूमन मसल्स में ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला अभी देखा, C6H12O6 O2 मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये तो हमने देखा ही था। तो इन तीन तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। आगे पूरा मैकेनिज्म समझा रखा है कि कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स बता रखे, जैसे यहाँ पे हमारा नेसल कैविटी हो गया, फिर नॉस्ट्रिल आ गया, यहाँ से ओरल कैविटी है, ये हमारा लैरिनिक्स है, ऊपर फेरिनिक्स है, ये ट्राइकिया वगैरह आ गए, यहाँ राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ये लंग है हमारा पूरा, डायफ्राम है, राइट लंग है। तो ऐसे थोड़ा बता रखा है। अब कैसे होता है उसको समझना, पूरा प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स ने हवा, यानी एयरली नॉस्ट्रिल्स ने, उसके बाद एयर जो थी वो नेसल कैविटी से पास होकर फेरिनिक्स पे गई, और फेरिनिक्स कहां तक जा रहा है? ट्राइकिया तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है फेरिनिक्स? लैरिनिक्स के थ्रू होते हुए ट्राइकिया तक। अब ट्राइकिया नीचे जाके डिवाइड हो रही होती है, नेक के थ्रू जाते हुए डिवाइड हो रही होती है, दो ब्रोंकाइज में, दो मेन ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रही है, और जो कि कहां पे खत्म होते हैं? लंग्स में, जो कि लीड करते हैं लंग्स तक। और बाकी जो ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे छोटे स्मॉलर ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो रही थी। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंकाइल होती है वो टर्मिनेट, यानी खत्म हो रही होती है कहां पे बेटा? एल्वियोली पे। कहां पे? एल्वियोली पे। अब ये जो एल्वियोली है ये बहुत थिन होती है और कवर होती है किससे? ब्लड कैपिलरी से। क्यों थिन होती है और कवर होती है ब्लड कैपिलरी से? क्योंकि यहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो भी हमने एयर ली थी उसमें से ऑक्सीजन बॉडी में चले जाएगा और बॉडी से CO2 बाहर आ जाएगा। तो ये होता है, यहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ gases in the lungs. Up in the alveoli, the exchange of gases takes place. CO2 from the blood is replaced by O2 and CO2 is removed out of the body. Clear रहेगा पूरा प्रोसेस। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से फेरिनिक्स, फेरिनिक्स के थ्रू लैरिनिक्स होते हुए ट्राइकिया, ट्राइकिया डिवाइड होकर हमारा दो मेन ब्रोंकाइज फर्दर कहां जा रहे होते हैं? लंग्स में। और ब्रोंकाइल जो होता है मेन, उनमें कई छोटी छोटी स्मॉल ब्रोंकाइल्स होती है, और जो सबसे छोटी ब्रोंकाइल होती है वो एल्वियोली बनती है टर्मिनेट होके। एल्वियोली की जो वॉल होती है थिन वॉल होती है और ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होती है, जो कि एक्सचेंज में मदद करता है, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ब्लड में CO2 है उसको हटा के O2 ला देता है और CO2 बॉडी से रिमूव कर देता है। क्लियर है ये तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की बात है। अब प्लांट्स को भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन बेसिकली तीन चीजों से होता है। जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स में वो तीन चीजों से होता है। किन से? एक होता है स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स। दूसरा होता है लेंटिसिल्स इन स्टेम। आपने कई बार स्टेम्स में देखोगे ऐसे छोटे छोटे ये लेंटिसिल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैचेस टाइप से, इन्हें बोलते हैं। और तीसरा सरफेस ऑफ रूट। इन तीन जगह से वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस। गैसियस एक्सचेंज इन तीन जगहों से ही होता है। अब ये रेस्पिरेशन करते कैसे? अच्छा याद रखना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? CO2 होता था, H2O होता था, CO2 होता था, H2O होता था, और क्या बन जाता था? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये दिन के टाइम में होता है, बट रात के टाइम में रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट भी ऑक्सीजन ले, इसीलिए कहा जाता था पुराने समय कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, हमें डिफिकल्टी अराइज होती है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सेम रहता है जैसे हमारे। क्लियर रहेगी? तो यहां पे हमारा रेस्पिरेशन खत्म होता है। बात आती है थर्ड, जो हमारा लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन। अब वर्ड ट्रांसपोर्टेशन से ही क्लियर हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बनाने वाले से गलती कोई नहीं, माफ कर दो।
ट्रांसपोर्टेशन में क्लियर हो रहा है बेटा कि वर्ड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो यही होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसे हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। तो यही होता है, वाटर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी सारी एक्टिविटीज के लिए हमें वाटर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसीलिए हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी सब्सटेंस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कई सारी चीजें, कई सारे न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कराता है। प्लस जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। कैसे क्या करता है? सबसे पहले तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है, एक चीज आती है प्लाज्मा। क्या आता है बेटा? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, जो कि हमारी बॉडी में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या कैरी करने में हेल्प करता है। वहीं अगर मैं आरबीसी की बात करूं, रेड ब्लड सेल्स बोल लो या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोल लो, जो भी बोल लो, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी बॉडी या हमारी ब्लड जो है वो क्या कर पाता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है पूरी बॉडी में। फिर थर्ड चीज इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेटा? आपने देखा जब हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम बाद, अगर ज्यादा गहरी ना हो, कुछ टाइम बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स की वजह से। क्योंकि प्लेटलेट्स उस जगह पे ब्लड क्लॉट कर देता है, ब्लड को रोक देता है। क्योंकि अगर कटा और ब्लड बहते रह गया तो हम चले जाएंगे ऊपर। तो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड को रोकने में हेल्प करता है, वो प्लेटलेट करता है। फिर आता है व्हाइट ब्लड सेल, WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जो भी बोल लो। ये क्या करता है बेटा? हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है, जो हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरियाज, उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को WBC प्रिपेयर करता है। क्लियर रहेगा बेटा? ये तो कुछ कंपोनेंट्स थे। अब ये सारे कंपोनेंट्स कहां से होके जाते हैं? इस जो हम हर किसी के पास है और हम किसी और को देना चाहते हैं, दिल। ठीक है, ये दिल ही है जो सारे काम करवा रहा है, सही भी गलत भी। तो यहां काम कैसे करता है? दुनिया के फंक्शंस के अलग से अपना पर्टिकुलर फंक्शन कैसे करता है? अब तो बहुत फंक्शन कर रहा है, बट अभी समझ लेते हैं कि क्या। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट के बराबर, मुट्ठी के बराबर होता है। दो साइड्स में सेपरेटेड होता है, एक मस्कुलर वॉल से। दो साइड्स में सेपरेटेड है, एक मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड है। ठीक है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, ऐसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। एक का नाम होता है राइट एट्रियम, दूसरी साइड लेफ्ट एट्रियम, नीचे की साइड राइट वेंट्रिकल, दूसरी साइड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कैसे क्या इन सारी चीजों में होता है उनको समझते हैं बेटा, कि हाउ हार्ट वर्क्स कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी समझते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा राइट एट्रियम में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन ना हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम अ बॉडी। बॉडी से कहां आता है? राइट एट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच देन पंप्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल। फिर क्या करेगा? हार्ट उसे पंप करके कहां पहुंचा देगा? राइट वेंट्रिकल तक पहुंचा देता है। कहां तक? बाय राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या होगा? विच देन पंप टू योर लंग्स, मतलब पहले आया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल ने उसे पंप किया और कहां तक पहुंचा दिया? लंग्स तक पहुंचा दिया। कहां तक पहुंचा दिया? लंग्स, थ्रू आर्टरीज। किसकी हेल्प से पहुंचाया? लंग्स तक, आर्टरीज की हेल्प तक। अब वहां पे क्या हुआ? लंग्स में उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया और ऑक्सीजन कैरी कर लिया। तो अब वो कैसा बन गया? पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। और कहां आ गया वो? अब वो आ गया लेफ्ट एट्रियम में। कहां आ गया बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। किसकी मदद से? थ्रू वेन्स की मदद से। किसकी वजह से? वेन्स की वजह से। और फिर वो पंप हो गए, पंप होके वेंट्रिकल्स
लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर पूरी बॉडी में चले गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हुआ अब समझना। सबसे पहले आया पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड पंप होके आर्टरीज के थ्रू पहुंचा दिया गया लंग्स तक। लंग्स में जाने के बाद वहां पे ब्लड ने CO2 छोड़ दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसे पंप किया थ्रू वेन्स और पूरी बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। तो ये पूरा हार्ट ऐसे वर्क कर रहा था। कुछ दिक्कत है। अब ये जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे वो कौन पहुंचा रहा है? आर्टरीज या फिर वेन्स, यही पहुंचा रहे, आर्टरीज या फिर वेन्स पहुंचा रहे। तो इन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड वेसल। तो एक था आर्टरीज। आर्टरी क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी करके, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स तक, एक्सेप्ट सिर्फ एक ऐसा नहीं करता, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं और इलास्टिक थिक होते हैं। वहीं पे वेन्स की बात करूं तो ये क्या कैरी करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं पूरे बॉडी से और हार्ट पे पहुंचाते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और ये कैसे होते हैं? थिन और इलास्टिक ये भी होते हैं। ब्लड वेसल्स भी क्लियर होगा आई होप। आगे अगर बात करूं तो एक चीज आती है बेटा, याद रखना, लिम्फ। ये एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है, ये भी एक फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ये बनता कहां है? प्रेजेंट कहां होता है? तो हमारे द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, जो हमारी बॉडी में कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनके बीच में कई पोर्स होते हैं और वहां पे क्या होता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये सब छूट जाता है उस स्पेस के अंदर, सेल्स के स्पेस के बीच में छूट जाता है और यहीं पे क्या बनाता है? ग्रो करता है, यहीं पे बनता है हमारा लिम्फ। तो क्या बोला? ये एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वॉल ऑफ कैपिलरीज में, तो वहां पर सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स छूट जाता है, एस्केप हो जाता है उस इंटरसेलुलर स्पेस में, जहां पे फॉर्म हो जाता है एक लिम्फ। ये कलरलेस होता है। ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है कहां से? इंटेस्टाइन से। और पूरी बॉडी में जो भी एक्सेस टिश्यू है उन्हें क्या करता है? मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे। ये आपने देखा हुआ पहले भी 9th क्लास में पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम के बारे में, 2 स्पेशल सेल्स के बारे में। अब इन्हीं के काम को समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं जाइलम और फ्लोएम वर्क। तो प्लांट्स में 2 चीजें होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का पहला काम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स। वाटर मिनरल्स कहां से आता है? रूट से। तो सिर्फ किस डायरेक्शन में जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। पहली चीज वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट। दूसरा ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तीसरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर मिनरल्स अगर एक्सेस हो जाए तो वाटर का लॉस भी होता है, इवेपोरेशन भी होता है, तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जाइलम के काम। फ्लोएम वो करता है काम क्या? वाटर और मिनरल। ये क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहां बनता है? लीव्स में। अब लीव्स से फूड ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, तो ये दोनों साइड काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के काम। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? हमारी बॉडी कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट करती है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड ऑफ वेस्ट। इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक प्रोसेस है जिससे कि बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है। क्लियर? उसके बाद बेटा अब ये कौन कौन से वेस्ट होते हैं बेटा? कई टाइप के। जैसे डाइजेशन के वक्त कई सारा वेस्ट निकलता है, जैसे डाइजेस्टिव वेस्ट कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हम CO2 रिलीज करते हैं, तो वो भी एक रेस्पिरेटरी वेस्ट है। यूरिन, यूरिया वगैरह ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये 3 टाइप्स के वेस्ट हमने बता रखे हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब कैसे पूरा ये वेस्ट क्रिएट होता है, उसको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से कैसे बाहर होता है, क्या होता है, समझेंगे। तो देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। 2 किडनी है,
एक पेयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेथ्रा आता है आगे। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सबके काम क्या, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूव करता है वेस्ट। यूरेटर का काम ब्लड को किडनी से ब्लैडर तक लेकर आता है। तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर का काम, ब्लड बोला मैंने, सॉरी, यूरेटर का काम होता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेकर आता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या, यूरिन को स्टोर करके रखता है। और यूरेथ्रा का काम क्या, एंड में यूरिन को बॉडी से आउट कर देता है। किडनी के अंदर एक फिल्टरेशन यूनिट होती है, एक फिल्टरेशन यूनिट होती है जो कि फिल्टर करता है ब्लड को, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कैसे क्या है उसको समझ लेते हैं। तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी के अंदर। नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी के अंदर, जिसके पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब कंसिस्ट करता है जो कि एक डक्ट से कनेक्ट है। नेफ्रॉन के पास एक ट्यूब होता है जो कि डक्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहां पे कप शेप स्ट्रक्चर भी होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को फॉर्म करता है। ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को फॉर्म करके कलेक्ट कर देता है। और यूरिन फिर हमारे यूरेटर में आता कैसे, तो कई छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू यूरिन हमारे किस में आता है, यूरेटर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। क्लियर है। तो ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अगर आगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखूं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है बेटा, प्लांट्स में रिमूव होता है ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, वो उनके लिए वेस्ट है, तो स्टोमेटा ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, पहली चीज। दूसरी, इनमें कई अगर एक्सेस वाटर हो जाए तो वो भी इवेपोरेशन के थ्रू स्टोमेटा से ही रिमूव हो जाएगा, इवेपोरेशन के थ्रू, जो ट्रांसपिरेशन अभी देखा। एंड थर्ड, अगर इनकी कोई पुरानी पत्तियां या बार्क्स हो तो वो भी इनके लिए वेस्ट है, उनको भी, बार्क से नहीं छाल, वो भी इन्हें छोड़ देता, पतझड़ तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं, वो अब इनके लिए वेस्ट है। तो इस तरीके से प्लांट्स वेस्ट रिमूव करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बचा सब कुछ समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्लियर, तो बाय बाय।